गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो है भारण में कठिनाई या रुकावटें या समस्याएं या बाधाएं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज पढ़ेंगे, मतलब इसमें ध्यान रखेंगे बच्चों सभी लोग कि ये जो पार्ट जो है आपका अध्याय बताया था 5 का संगठन के अंतर्गत है। आज उसी का आगे देखेंगे। भार मतलब होता है अपने कार्य को दूसरे को सौंपकर अपने कार्य को कम करना, अपने समस्याओं को दूर करना। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर किस प्रकार कठिनाई जो है भारण या रुकावट समस्या बाधा आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पर किसी भी प्रबंध के सुचारू जो ढंग से निर्बाध संचालन के लिए अधिकारियों का भारण आवश्यक है, साथ ही अनिवार्य भी है। किंतु अधिकारों को चूंकि अल्पकाल के लिए सौंपा जाता है और अंतिम जब जवाबदेही प्रबंधक या मूल अधिकारी की ही होती है। मतलब जो भी यहाँ पर कार्य भर के सौंपा जाता है, लेकिन उसका अंतिम कार्य जो है प्रबंधक के मूल अधिकारी के ही होता है। अतः भारण में अनेक कठिनाइयाँ समस्या आती है। प्रमुख निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं, देखेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर नियंत्रण कम होने का भय, मतलब यहाँ पर कार्य जो सौंपा रहता है उसमें नियंत्रण कम होने का भय यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो अधिकारियों के भारणपण से प्रबंधक के अधिकार कम हो जाते हैं। इससे हम प्रबंधक जो अधिकार क्षेत्र भी कम हो जाता है। इससे भविष्य में नियंत्रण कम होने या खोने का भय सदैव बना रहता है। अतः भारणपण प्रक्रिया से प्रबंध संकोच करते भी हैं यहाँ पर। अगला देखेंगे यहाँ पर अकुशल अधीनस्थों से हानि। यदि अयोग्य अकुशल अधीनस्थों को अधिकार दे दिया जाए तो इससे अनुभव के अभाव में प्रबंध को क्षति होने की आशंका रहती है। यह ऐसी स्थिति है जैसे बंदर के हाथ उस्तरा लग जाए तो वह अपना ही सर गंजा कर लेता है। कभी कभी ऐसा ही संगठन में होने का भय बना रहता है। तो पहले आप समझ आया आपको बच्चों, अकुशल अधीनस्थों से हानि हो जाता है। दूसरा है महत्व में कमी का भय, मतलब उसका जो कार्य करने में उसमें महत्व में कमी हो जाता है बोला पर। तो कुछ प्रबंधक भारणपण करने में के लिए संकोच करते हैं कि कहीं उससे उनका महत्व कम ना हो जाए। महत्व में कमी की समस्या प्रायः सभी प्रबंधकों की होती है और अपना महत्व कम होने देना मानव प्रवृत्ति में सोच के विपरीत होता है। इसमें कमी का भाव आ जाता है। अगला है अधीनस्थों से भय, मतलब कभी कभी कुछ उत्तराधिकारियों को यह भय बना रहता है कि अधिकारियों के भारणपण से यदि अधीनस्थ कार्य अधिक अच्छे ढंग से कर लेता है तो वह कहीं वो उसके पद का दावेदार ना बन जाए। इससे भय से भी भारणपण बाधा उपस्थित होती है। पांचवा बच्चों देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है योग्य अधीनस्थों का अभाव, मतलब अचानक बिना प्रशिक्षण के यदि किसी अधीनस्थ को कार्य सौंप दिया जाए तो वह उसे करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस कठिनाई के कारण वे आत्मविश्वास से कार्य नहीं कर पाते और इस प्रकार प्रबंध का कार्य प्रभावित होता है। अतः योग्य और अनुभवी अधीनस्थों का ना होना भी भारणपण के लिए एक बाधा होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर अधीनस्थों का अभाव रहता है पर योग्य में, है ना। अगला छठवां है प्रबंधकों की कमजोरी खुलने का भय, मतलब जो कार्य वो कर रहा है हो सकता है किसी कार्य सौंपने पर उसके कार्य में कमजोरी के जो है पता चल जाता है। इसमें बताया गया समस्त प्रबंधक या शिक्षक अधिकारी पूर्णतः कुशल व योग्य नहीं होते हैं। यदि वे अपने कार्यों का भारण करते हैं तब वह निसंदेह उनकी अक्षमता की पोल खुल जाएगी। साथ ही अधीनस्थ कार्यों को पूर्ण कुशलता से करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसी दशा में शीर्ष अधिकारियों की कमजोरी का पता लगने का भय रहता है, जिससे वह उच्च अधिकारी भारणपण करने में संकोच करता है। अगला है भारणपण जो है नियमों का अभाव, मतलब जो है इसमें नियम का जो है अभाव रहता है। अनेक संस्थाओं में भारणपण की प्रथा नियम नहीं होने से वहाँ भारणपण जो है नहीं किया जा सकता। भारणपण की परंपरा ना होने से जो है भारणपण नहीं किया जा सकता। अगला देखेंगे आठवां जो है भारणपण के सिद्धांतों या नियमों के ज्ञान का अभाव, मतलब इसका होता क्या है। भारणपण करने की एक कला होती है, निश्चित नियमों व सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्यों को सौंपने की कार्रवाई की जाती है। इन नियमों की जानकारी न होने से प्रबंधक स्पष्टतः भारणपण नहीं कर पाते या यदि भारणपण करते भी हैं तो ज्ञान की कमी से अनेक बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जो है जो समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया बच्चों। अगले देखते हैं यहाँ पर भारणपण की प्रक्रिया अथवा तत्व, प्रोसेस ऑफ एलिमेंट ऑफ डिलाइजेशन। तो यहाँ पर अधिकारियों के अंतरण की यह भारणपण की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व जो निम्नलिखित तत्व है यहाँ पर बताया गया बच्चों। पर देखेंगे कार्यभार सौंपना, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी।
तो भारणपण का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण तत्व है कि कार्यभार सौंपना। कार्यभार सौंपने के पूर्व यानी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कौन कौन से कार्यों को सौंपा जाए और क्या सौंपे गए कार्यों को करने में अधीनस्थ सक्षम है। सामान्यतः अति महत्वपूर्ण एवं गोपनीय कार्यों को प्रबंध अपने पास ही रखना उचित समझता है। अगला बच्चों यहाँ पर दिया है कार्यभार सौंपने के बाद जो है अधिकार सौंपना, मतलब ग्रेटिंग ऑफ द अथॉरिटी। तो अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना अधिकार के कोई भी व्यक्ति जो है व्यक्ति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। अतः कार्यभार या कर्तव्य को सौंपने के साथ साथ यह आवश्यक है कि कार्यों को संपन्न करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए। इस संबंध में यह कहा जाना सत्य है, यदि किसी को बिना अधिकार के कर्तव्य सौंपते हैं तो वह नरक के समान होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी अधीनस्थ को सामग्री क्रय करने का कार्य सौंपा गया है किंतु इसे हेतु उसे अधिकार नहीं दिया गया, तब ऐसी स्थिति में सौंपा गया कार्य व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अधिकार को सौंपने से पहले हमको क्या करना, अधिकार देना है। अगला है उत्तरदायित्व निर्धारित करना, क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारणपण में केवल अधिकार एवं कर्तव्य सौंप देने से ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, अपितु यह सुनिश्चित करना है कि उक्त कार्य की जवाबदेही किस पर होगी। मतलब कार्य जरूर सौंप दिया उत्तरदायी, लेकिन उसका कार्य कौन सा होगा इनके बारे में जवाब कौन देगा इसके बारे में नहीं होता, क्योंकि मूल जो है जवाबदेही अधिकार सौंपने वाले अधिकार की होती है, किंतु अधिकार व कर्तव्य सौंप देने पर कार्य को जवाबदेही मूल अधिकारी की होगी, क्योंकि जो जिसको सौंपा गया है उसका जो मेन रहेगा उसी का अधिकार रहेगा। भारतीय जो है अधिकार की इसका निर्धारण करना आवश्यक है। इसमें यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारण के पश्चात भार प्रति जो अधिकार स्वयं अपने विवेक से कार्य करेंगे या भारण करने वाले अधिकार से आवश्यक मार्गदर्शन जो है प्रदान प्राप्त करेंगे। इसी आधार पर कार्य के प्रति जो है जवाबदेही है ना का या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ अधिकारियों को कार्य को तो पूर्ण क्षमता से करने का वादा करते हैं किंतु जिम्मेदारी लेने में संकोच करते हैं। तो इस प्रकार जो है भारणपण का जो है तत्वों के बारे में पढ़े बच्चे। अब अगले देखेंगे भारणपण के सिद्धांत नियम क्या होना चाहिए। सिद्धांत व नियम होते हैं जो भारणपण व मान्यताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उसके सिद्धांतों का पालन किस सीमा तक किया गया है। भारणपण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत बताता है कि जिस व्यक्ति को कार्य करने हेतु कार्य कर्तव्य सौंपा जाए उसे उन कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों को सौंपना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता। साथ ही किन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए बार बार उच्च अधिकारियों के पास जाकर अधिकार प्राप्त करना कठिन होता है। साथ ही इससे समय की बर्बादी भी होती है। अतः इसमें ध्यान देगा अधीनस्थों को कर्तव्यों दायित्वों के साथ साथ अधिकारों को भी सौंपना भी आवश्यक कहा जाएगा। इसलिए बोला गया अधिकार सिद्धांत का जो दायित्व होता है इसमें समय है ना उसको सौंपने का भी कार्य किया जाता है। अगला है अधिकार दायित्व में एकरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिद्धांत का आशय है कि अधिकार व दायित्व के मध्य एकरूपता का होना, अर्थात जिन दायित्वों और कर्तव्यों को अधीनस्थ को सौंपा गया है, मतलब जिन कार्यों को सौंपा गया है उन्हीं कर्तव्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक अधिकारों को सौंप दिया जाना चाहिए। मतलब जो कार्य उसको कार्य तुम करके दिखाओ, क्योंकि कर्तव्य से हटकर अन्य अधिकारी सौंप दिए जाने से कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जा सकता। कि ऐसे कि किसी अधीनस्थों को कार्य संबंधी कार्य सौंपा गया है और विक्रय संबंधी पूर्ण अधिकार सौंपे गए हैं, ऐसे स्थिति में क्रय संबंधित कार्यों का निर्वहन नहीं हो सकती। अगला बच्चों देखेंगे तीसरा जो है आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस सिद्धांत का आशय है कि किसी भी अधीनस्थ को किसी एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग अधिकारी से कार्य होगा तो उसका कार्य जो है सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर उनका पालन करना कठिन होगा। साथ ही वो आदेशों में एकरूपता न होने से कार्य करना कठिन होगा। अतः आदेश की एकता बनी रहे, इसे हेतु यह आवश्यक है कि अधिकारों का अंतरण किसी एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाए। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर संभावित परिणामों के अनुरूप कर्तव्य को सौंपने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एज पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पर बताया गया है भारणपण का चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताता है कि अधीनस्थों को अधिकारों का भारण करते समय उनके संभावित परिणामों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। इन परिणामों की जानकारी
अधीनस्थों को अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वह संभावित परिणामों के अनुरूप कार्य का संपादन कर सके। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके कार्य का उचित मूल्यांकन किया जाएगा बाद में, है ना। अगला जो देखेंगे बच्चों यहाँ पर सोपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर। सोपन श्रृंखला का सिद्धांत यह बताता है कि आदेश व अधिकारों का भरणपोषण किस अधिकारी द्वारा होगा तथा कौन से अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये जानकारी पहले कार्य से पहले दिया जाता है। अगला है अधिकार एवं दायित्व की व्याख्या का सिद्धांत, मतलब इसके प्रिंसिपल ऑफ डिफिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत अधिकार एवं दायित्वों को स्पष्ट परिभाषित करता है, अर्थात अधिकार क्या होंगे तथा दायित्व क्या क्या होंगे यह स्पष्ट होना चाहिए जो इसमें लिखा गया है। अधिकार एवं दायित्व लिखित में हो तो श्रेष्ठ होगा। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है भारणपण पद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिलाइजेशन टू पोस्ट। कोई भी भारणपण किसी विशिष्ट जो है पद का किया जाता है तथा पदाधिकारी ही भारण करता है, उसका जो मुख्य रहता है, व्यक्ति को कभी भारण नहीं किया जाता। महाप्रबंधक से प्रबंधकों या प्रबंधक से शाखा प्रबंधक या फोरमैन को भारण किया जा सकता है, किंतु कोई मोहन सोहन को या गौरव सूर्य को एक दूसरे के अधीनस्थ है को भारण किया नहीं जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया बच्चों ध्यान देंगे जो है विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अर्थ पहले देख लेते हैं। यहाँ पर विकेंद्रीकरण केंद्रीकरण का ही विपरीत शब्द है। विकेंद्रीकरण जो है केंद्रीकरण का ही विपरीत शब्द है, जिसका अर्थ है सत्ता को किसी शीर्ष में ना रखकर विभिन्न क्षेत्रों शाखाओं में बिखेर देना। विकेंद्रीकरण का जन्म अधिकार सौंपने की क्रिया के कारण ही हुआ है। विकेंद्र मतलब एक से दूसरा, जब अधिकार सौंपने की कार्रवाई किसी विशिष्ट को ना कर समान रूप से की जाती है तब इसे ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण से अधिकार सौंपने की कार्यवाही बढ़ जाती है। जैसे महाप्रबंधक यदि कर्मचारी को नियुक्ति व अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी अधिकार प्रबंध को सौंप देते हैं तो यह अधिकार का विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। यद्यपि अधिकार का अंतरण और केंद्रीय दोनों पृथक पृथक होंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है परिभाषा में ध्यान देंगे बच्चों। पर हेनरी फ्योल के अनुसार अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे सब विकेंद्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे इसमें। अगला पढ़ेंगे अपन, ध्यान रखेंगे इसमें जो है विकेंद्रीकरण के उद्देश्य जो है 9वें भाग में। गुड डे बेटा आज के लिए।